हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ एमसीक्यू सीरीज फॉर द टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए हैं। जिन्होंने वो मिस किए हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और इससे पहले भी हमने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, उस पर एमसीक्यू सीरीज़ की है। वो सारे हमने प्लेलिस्ट में रखे हैं। तो अगर आपको पॉलिटी में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिफ़िकल्टी, या आप चाहते हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़ करना बहुत सारे, तो हमने स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ जो है हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है पॉलिटी एमसीक्यूज़ का, तो आपको दिखेगा। तो उसमें जो सारे लेक्चर्स रखे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स एमसीक्यू सीरीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिबस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट द, हमने बहुत सारी रिट्स के बारे में पढ़ा प्रीवियस पार्ट्स में भी। तो जो हिबस कॉर्पस है, आपको पता है इसका जो मीनिंग है बेसिकली टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, पर्सनल डिफेंस के लिए है ये। और ये किसके अगेंस्ट हम इशू कर सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटीज ओनली, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली, बोथ, नन ऑफ द अबव, बताइए। एंड यस, ये जो है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी हम इशू कर सकते हैं, और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी, पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी। सो बोथ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हेयर। मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंने आपको पढ़ा है प्रीवियस पार्ट्स में। जिन्होंने वो पार्ट्स नहीं देखे प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अगर आप किसी को भी लीगल ड्यूटीज़ कोई नहीं दे रहा है, अपनी लीगल ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है, उसको आप कमांड कर सकते हो कि आप ये करो लीगल ड्यूटीज़, ठीक है। तो आप किसके लिए इसको इशू कर सकते हो? प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, तो नहीं भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आप कमांड क्या करोगे, या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हो? अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एज इट इज़ पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी अकाउंटेबल है। सो यस, इसको हम कर सकते हैं मैंडेमस इशू, ठीक है। तो आप प्राइवेट इंसान को ऐसे नहीं बोल सकते ना, कोई जॉब करने के लिए, लीगल जॉब के लिए, ड्यूटीज़ के लिए आप इशू ये कर सकते हो। सो मैंडेमस दिस रिट इज इशूड टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल, अ लोअर कोर्ट और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी और फंक्शन। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। जब कोई मैंडेटरी ड्यूटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उनका लीगली एक मैंडेटरी ड्यूटी होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो यस, रिट कैन बी इशूड। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सर्शरी रेट्स, सर्शरी रेट्स के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शंस आर, इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये इशू करता है हायर कोर्ट रेट, किसको इशू करता है? लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को सर्शरी, ठीक है। सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया, टू बी सर्टिफाइड, राइट। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज इशूड ऑन एक्सेस ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। अगर कोई लोअर कोर्ट जो है अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, तो वो अपर कोर्ट उसको इशू कर सकता है। सर्जरी कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये सिर्फ हम जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए नहीं। सर्जरी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लाइस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बॉडीज। जो सर्जरी है, रेट है, इसको आप लाइस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ नहीं इशू कर सकते। तो हमें देखना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी, सर्जरी कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये गलत है, क्योंकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बनाई गई, वाज मेड अवेलेबल टू इशू सर्जरी रेट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अगर वो भी कुछ जुरिडिक्शन से बाहर जा रही है या कोई एरर कर रही है, उसके लिए भी आप ये इशू कर सकते हैं। सर्जरी दिस रेट इज इशूड टू क्वाश और सेट असाइड द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इफ इट इज फाउंड टू हैव एक्टेड विदाउट जुरिसडिक्शन और मोर देन इट इज जुरिसडिक्शन। अगर ये हमने देखा कि इसने या तो अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर निकला है या जुरिसडिक्शन से ज़्यादा काम किया है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है सर्जरी को। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पहले अगर हम प्री 1991 की बात करेंगे, अगर हम प्री
1991 की बात करेंगे, सर्शियरी रिट सिर्फ जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन पोस्ट 1991 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वायलेट हो रहे हैं और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम नहीं कर रही है तो उसके लिए भी हम, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आउटसाइड जुरिसडिक्शन जा रही है तो उसके लिए भी हम उसके खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्यो वारंटो रिट्स। क्यो वारंटो का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, by what authority, या by what authority you are holding the position, by what authority you are holding this position, by what authority you are holding this office. So ये इशू जो है, ये जो क्यो वारंटो है, ये रिट, इसके लिए कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट इज by what authority or warrant, ऑब्वियसली ये सही है। इट इज़ इशूड टू एनक्वायर इन द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। अगर कोई इंसान पब्लिक ऑफिस में बैठा है, ऑब्वियसली उसको उसकी लीगलिटी देखी जाती है अगर एक क्लेम करे पब्लिक ऑफिस, ऑब्वियसली ये भी सही है। इट कैन बी इशूड टू मिनिस्ट्रियल ऑफिस बट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑफिस। ये सिर्फ मिनिस्ट्रियल ऑफिस को हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस को नहीं। इट कैन बी सॉट टू बी एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरी टू बाय एन एग्रीड पर्सन। ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं एग्रीड ही करेगा, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि अगर जिसको प्रॉब्लम हुई होगी वही करेगा, ये कोई भी कर सकता है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। इट कैन बी इशूड टू द मिनिस्ट्रियल ऑफिस बट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट ऑफिस, ये गलत है। क्यो वारंटो कैन नॉट बी इशूड टू द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये ना ही मिनिस्ट्रियल ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं ना ही प्राइवेट ऑफिस को, ठीक है। तो ये किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम पब्लिक ऑफिस, अगर किसी ने पब्लिक ऑफिस में बैठा है उसको हम बोल सकते हैं कि आप लीगलिटी दिखाओ, क्योंकि मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो होता है ना वो ओब्वियसली वोट्स के थ्रू जाता है और वो टेम्प्रेरी होता है, और प्राइवेट ऑफिस तो अपना होता है बंदे का, तो आप उसको क्या क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये पब्लिक ऑफिस के लिए होता है, ठीक है। Quo warranto, this writ is used to question the legal authority or legitimacy of a person holding a public office, position or franchise. It challenges their right to hold the office. Okay, moving to another question. Which of the following articles restricts the fundamental rights of the members of the armed forces? जो हमारे armed forces होते हैं, obviously एक security वाला issue होता है, तो इनके जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इनको हर एक चीज़, हर एक आज़ादी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमें राइट टू लाइफ है, मैं अभी स्पीच दे सकती हूँ, मैं अभी अपनी लोकेशन ड्रॉप कर सकती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन ये जो आर्मड पर्सन होता है उसको ट्रेस कर सकता है कोई भी, और उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए। सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो रिस्ट्रिक्ट करता है आर्मड फोर्सेज के राइट्स को? आर्टिकल 31, 32, 33, 34। सो कौन सा आर्टिकल है जो रेस्ट्रिक्ट करेगा? ऑब्वियसली आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया। आर्टिकल 32 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है किसको, यहाँ पे याद रख लेना ये वाला पॉइंट, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मॉडिफाई और रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स अबाउट मेंबर्स ऑफ द आर्मड फोर्सेज। तो ये किसको एम्पावर करता है? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को या तुम रेस्ट्रिक्ट करो इनके फंडामेंटल राइट्स, या मॉडिफाई करो। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। किन के फंडामेंटल राइट्स? आर्मड फोर्सेस के, पार्लियामेंट्री फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के। दिस प्रोविजन अलाउज पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉज दैट इम्पोज restrictions on the exercise of fundamental rights by these persons in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of state and public order, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको एम्पावर किया है? पार्लियामेंट को एम्पावर किया है अंडर आर्टिकल 33 की पार्लियामेंट उनको, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, या तो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा या उसमें क्या करेगा, उसमें चेंजेस लाएगा, मॉडिफाई करेगा। सो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज, हमारे पास आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, ठीक है, उस लॉज के अंडर ही डिफाइन की है उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ के रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट है? 31, 32, 33, 34। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी था, आर्टिकल 34। क्योंकि हमने देखा आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको डिलीट किया गया। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के रिलेटेड है, जो कि रिट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 33 आर्मड फोर्सेस के रिलेटेड जो उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, राइट। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन।
आपको दो लिस्ट्स देखिए, आप उनको मैच कराना है, या एक तो स्टेटमेंट्स देखिए और आर्टिकल्स देखिए। देखो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज है, राइट टू एजुकेशन है। ओबियसली दो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में हमें दे के हैं। राइट टू एजुकेशन 21A, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हुआ था उसके थ्रू ये आर्टिकल ऐड किया गया फॉर द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, याद रख लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 21 किसको आएगा, आर्टिकल 21D आएगा, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसको A आएगा, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है, आर्टिकल 29 बोलता है हमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। सो A को आर्टिकल 29(1) को आएगा C, और उसके बाद ऑप्शन B जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो है आर्टिकल 26। तो ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक। तो इससे ही आपके ऐसे ही आपको जो है आर्टिकल्स भी सारे याद हुए होंगे फंडामेंटल राइट्स के। सो कोड्स यहाँ पे देखे हैं, तो उस हिसाब से जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन D 3412, ठीक है, ओके। Which one of the following does not fall within the preview of Article 21 of the Constitution? इसमें से कौन सा आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इनमें से क्या नहीं आता, मेडिकल एड टू दोज इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, those injured by a doctor, sexual harassment of women in the workplace, pollution of quality of water, capital punishment। तो क्या क्या आएगा, ऑब्वियसली उसमें तो अगर आपको कोई इंजर्ड है उसको तो दवाई लगा सकते हैं, लगानी है प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर हमारे पास पोल्यूशन है, हम सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट लाया 2010 में, उसने बोला अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इंडिविजुअल सिटीजन्स को ये हक है, पूरा हक है कि उनको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट जो है कम्स अंडर सेक्शन 194, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस जो है ना, ऑब्वियसली उससे तो भी बचाना है, क्योंकि राइट टू लाइफ है इंसान का। जो कैपिटल पनिशमेंट है ये आता है सेक्शन 194 ऑफ द IPC। सेक्शन 194 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद गिविंग और फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस विद द इंटेंट टू प्रोक्योर अ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, imprisonment or life, or imprisonment for a term exceeding 7 years. This section aims to prevent the wrongful conviction of individuals based on false testimony or evidence. Which of the following writs can be issued by High Court to secure the liberty of the individual? इनमें से कौन सा रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए? मैंडेमस क्यो वारंट टू हिबस कॉर्पस एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हो गया टू फॉरबिड, किसी चीज़ को रोकना। मैंडेमस हो गया वी कमांड, कमांड की जाती है लीगल ड्यूटी करो। क्यों वारंट हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द पब्लिक पोजीशन। सो हिबस कॉर्पस जो है यू टू हैव द बॉडी ऑफ, ये डिफेंस है अगेंस्ट जो है डिफेंस फॉर पर्सनल लिबर्टी है। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, हिबस कॉर्पस। सो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इशू करता है रिट्स, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू करता है रिट्स। Next question. Which of the following fundamental rights under the Constitution is guaranteed only to the citizens of India and not to foreigners living in India? तो इन फंडामेंटल राइट्स में से कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे, लेकिन जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं, जैसे कोई कनाडा के हैं, कोई चाइना का है, कोई US का है, UK का है, फ्रांस का इंडिविजुअल है, घूमने आया, कोई काम करने आया है, तो उसको नहीं मिलता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ओनली सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स को कौन सा है? ऑप्शन B, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलेगा आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि अगर कोई बाहर वाला भी गलती करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी लॉ के अकॉर्डिंग, या अगर किसी बाहर वाले ने कोई गलती नहीं की है तो उसको बेवजह सज़ा नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 14 फॉरेन को भी मिलेगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ये भी हर एक को भी मिलेगा, फॉरेनर को भी, सिटीजन को भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फॉरेनर का मर्डर करोगे, क्योंकि उसका भी राइट टू लाइफ है ना। और फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जो है, इससे आपको अगर कोई फॉरेनर यहाँ आता है, वो क्रिश्चियन है, उसको कोई रोकेगा नहीं, वो चर्च जा सकता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 सिर्फ किसको मिला है? आर्टिकल 19 जो है सिर्फ सिटीजन्स के हैं। इसके अंदर से 6 और सब क्लॉजेज है, जिसमें और 6 जो है राइटर्स देखे हैं। सो ऑप्शन B हियर इज द राइट आंसर।
अब assertion और reason है. Dr. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it. Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. तो बताइए इसका क्या आंसर है. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ये जो स्टेटमेंट ए है ये भी ठीक है, स्टेटमेंट आर भी ठीक है, और दिस इज़ द करेक्ट रीज़न, क्योंकि ये आर्टिकल 32 जो है ये रेमेडी है, हमें वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट होने से बचाता है. ओबियसली इसीलिए इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. Moving to another question. In India, who is competent to amend the fundamental rights of citizens? Fundamental rights जो citizens के हैं, इंडिया में कौन सी competent authority है जो इनको amend करेगा, change करेगा fundamental rights को? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट. देखो लोकसभा और राज्यसभा जो है ये 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट के. पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राइट. अच्छा, तो अगर अमेंडमेंट करनी होती है, अमेंडमेंट बिल कहाँ पे जाती है? अमेंडमेंट बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में कर सकते हैं, ठीक है. और पार्लियामेंट में सेपरेट सेशंस में पास होना चाहिए. कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है अमेंडमेंट में, याद रख लेना. अमेंडमेंट में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, आप जॉइंट सिटिंग नहीं करा सकते पार्लियामेंट का, अलग अलग से दोनों हाउस को पास करना है. सो यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पार्लियामेंट है. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, चाहे फंडामेंटल राइट हो या कोई और चीज़ हो. अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी है वो पार्लियामेंट ला सकता है किसी भी पार्ट में एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एज पर द कृष्णानंद भारती केस ऑफ 1973. Which of the following is not a part of the Article 20 of the Constitution of India? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है आर्टिकल 20 का? डबल जियोपार्डी ये है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ ये भी है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये भी है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर ये नहीं है. ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. ठीक है, सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन जनरल इलेक्शंस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स. देखो, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इट इज वन अमंग द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी. दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. वोट करना जनरल इलेक्शन में, हाँ, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है जिनकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, वो जो है उन्होंने रिकमेंड किया था वोटिंग का, लेकिन इसको नहीं रखा गया. सो ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी. हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ओके, यहाँ पे फिर से रीजन और एक्सेप्शन है. आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. बिल्कुल सही है. जो आर्टिकल 30 है वो डिफाइन नहीं करता है माइनॉरिटी टर्म को, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को. तो यस, यहाँ पे इसलिए बी आएगा क्योंकि देखो दोनों सही है, ये भी सही ये भी सही, लेकिन ये रीज़न नहीं है इसका कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़. ये क्या रीज़न है कि माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया? ये कोई रीज़न नहीं है इसका, बट यस दोनों स्टेटमेंट सही है. सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा. The minorities term are not defined anywhere in the Constitution, and Article 30 recognizes only linguistic and religious minorities. Under the Constitution, who is the guardian of fundamental rights? Constitution के अंदर guardian of fundamental rights कौन सा है जो बचाएगा फंडामेंटल राइट्स को? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड कैबिनेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज पर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के लिए जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये हमने किया. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि आर्टिकल 32 जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल सही है. और आर्टिकल 32 जो है वो इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट. सो यहाँ पे भी ऑप्शन ए यहाँ का इसका आंसर आएगा. गॉट इट? ओके. इन इंडिया हु इज़ कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये हमने किया. पार्लियामेंट फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस आए. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ये हमने किया. ये हिबस कॉर्पस है, ऑप्शन सी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज गॉटेड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने देखा. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल 21, ये हमने देखा. कैपिटल पनिशमेंट. सो दिस इज द एंड ऑफ द PDF. और हमने देखो, मैं फिर से बताना चाहूँगी यहाँ पे
हमने ऑलरेडी MCQs किए थे फंडामेंटल राइट्स के, DPSPs के, प्रियम्बल के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, वो प्लेलिस्ट बना के हमारी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, पॉलिटी MCQs, राइट। तो फिर से हमने अब फिर से जो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हमने फिर से स्टार्ट किया MCQ से सीरीज़। तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट किया मैंने, ये थर्ड पार्ट था फंडामेंटल राइट का। जिसने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे वो भी हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसी प्लेलिस्ट में, या डायरेक्टली आप यूट्यूब वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, तो देख सकते हो। बाकी इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे DPSPs। और हाँ, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आप चाहते हैं एक क्विक मैराथन सेशन में लाऊं डायरेक्ट इसका थ्योरी का, पॉलिटी का, जितने भी टॉपिक्स है, क्या आपको एक मैराथन सेशन चाहिए उसका पॉलिटी का? तो आप कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं लेक्चर लाऊंगी, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि हमने कल से जियोग्राफी का मैराथन दिया, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बाकी MCQs तो कंटिन्यू रहेंगे, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के MCQs भी मैंने कराए, और इससे पहले लेक्चर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी था, वो भी मैराथन सीरीज रोज़ आपको डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। और तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे कंपोनेंट से कौन कौन से कंपोनेंट के मैराथन सेशंस चाहिए। डू राइट दैट इन द कमेंट सीरीज। और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं ये भी आप लिख लीजिए। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।